मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूं, जिसके माध्यम से स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए मैं वीडियो बनाती हूं। नमस्कार। आज हम मोहन राकेश के चर्चित नाटक आषाढ़ का एक दिन का परिचय प्राप्त करेंगे। इस नाटक में प्राचीन कथानक को लेते हुए नाटककार ने किस प्रकार आधुनिक समस्याओं को चित्रित किया है, उसकी ओर हम दृष्टिपात करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम मोहन राकेश का परिचय प्राप्त करते हैं। यह मोहन राकेश का पहला नाटक है जो सन 1958 में प्रकाशित हुआ और अपने प्रकाशन के साथ ही इसकी बेहद चर्चा रही, न सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में बल्कि रंगमंच के क्षेत्र में भी। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 में अमृतसर में हुआ था तथा अत्यंत अल्प आयु में 47 वर्ष की आयु में ही 3 जनवरी 1972 में दिल्ली में इनका देहांत हो गया था। मोहन राकेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और कथाकार हैं। इन्हें नई कहानी आंदोलन का महानायक भी कहा जाता है। तो मोहन राकेश ने नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण तथा यात्रा संस्मरण भी लिखे हैं। मोहन राकेश को कहानी के बाद सफलता से नाट्य लेखन के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखलाई। हिंदी नाटकों में भारतेंदु और प्रसाद के बाद का दौर मोहन राकेश का दौर है, जिसे हिंदी नाटकों को फिर से रंगमंच से जोड़ा। हिंदी नाट्य साहित्य में भारतेंदु और प्रसाद के बाद यदि लीक से हटकर कोई नाम उभरता है तो वह मोहन राकेश का ही है। हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान के लिए 1968 का साहित्य संगीत नाटक अकादमी सम्मान उन्हें नवाजा गया। आइए हम देख लें कि उन्होंने किस प्रकार की और कौन कौन सी रचनाएं की थी। मोहन राकेश की रचनाएं। मोहन राकेश ने उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी, निबंध, अनुवाद तथा यात्रा वृत्तांत लिखे थे। उपन्यास में अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल इनके उपन्यास हैं और नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे नाटक। इसके अलावा उन्होंने एकांकी भी लिखी, अंडे के छिलके, कहानी संग्रह में क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, पहचान तथा अन्य कहानियां, वारिस तथा अन्य कहानियां, ये संकलन है, तथा निबंध संग्रह के रूप में परिवेश, अनुवाद में मृच्छकटिकम और शाकुंतलम तथा यात्रा वृत्तांत में आखिरी चट्टान तक एक रचना है उनकी। इस प्रकार मोहन राकेश का यह साहित्यिक अवदान है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। नाटककार के रूप में हम मोहन राकेश का अध्ययन करेंगे क्योंकि हम आषाढ़ का एक दिन हमारा मुख्य चर्चा का विषय है। मोहन राकेश के दो नाटकों आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर ही उन्होंने नाटक लिखा है, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कथा लेते हुए भी उन्होंने आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद और संशयों की ही गाथा कही है। एक नाटक की पृष्ठभूमि जहां गुप्त काल है यानी आषाढ़ का एक दिन, तो दूसरा बौद्ध काल के समय पर लिखा गया है। आषाढ़ का एक दिन में जहां सफलता और प्रेम में एक को चुनने की द्वंद्व को से जूझते हुए कालिदास एक रचनाकार और एक आधुनिक मनुष्य के मन की पहेलियों को सामने रखते हैं, वहीं प्रेम में टूटकर भी प्रेम को नहीं टूटने देने वाली इस नाटक की नायिका के रूप में हिंदी साहित्य को एक अविस्मरणीय पात्रा भी मिलती है, जो कि मल्लिका है। लहरों के राजहंस में और भी जटिल प्रश्नों को उठाते हुए जीवन की सार्थकता, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के द्वंद्व, दूसरों के द्वारा अपने मत को दुनिया पर थोपने का आग्रह जैसे विषय उठाए गए हैं। राकेश के नाटकों को रंगमंच पर मिली शानदार सफलता इस बात की गवाह बनी कि नाटक और रंगमंच के बीच कोई खाई नहीं है।
मोहन राकेश का तीसरा व सबसे लोकप्रिय नाटक आधे अधूरे है, जहां नाटककार ने मध्यवर्गीय परिवार की दमित इच्छाओं, कुंठाओं व विसंगतियों को दर्शाया है। इस नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक न होकर आधुनिक मध्यवर्गीय समाज है। आधे अधूरे में वर्तमान जीवन के टूटते हुए संबंधों, मध्यवर्गीय परिवार के कलहपूर्ण वातावरण, विघटन, संत्रास, व्यक्ति के आधे अधूरे व्यक्तित्व तथा अस्तित्व की यथात्मक का सजीव चित्रण हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके 3 नाटक हैं और तीनों ही अपने आप में श्रेष्ठ नाटक हैं। 2 नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर और 1 नाटक वर्तमान आधुनिक मध्यवर्गीय समाज को लेकर लिखा गया। किंतु सभी नाटकों को उन्होंने इस प्रकार गढ़ा है कि वो बड़ी आसानी से मंच पर खेले जा सकते हैं। अर्थात मोहन राकेश को जितनी अच्छी समझ साहित्य की थी, जीवन की जटिलताओं की थी, उतनी ही अच्छी समझ उन्हें मंच की भी थी। इसीलिए नाटककारों और निर्देशकों ने उनके नाटक को बहुत पसंद किया और उसे नाट्य निर्देशकों ने बार बार मंचित किया है। अब हम आषाढ़ के एक दिन पर आते हैं। आषाढ़ का एक दिन सन 1958 में प्रकाशित और नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। इसे हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। अपने प्रकाशन के 1 साल बाद ही अर्थात 1959 में ही इसे अपने वर्ष का श्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया और उसके बाद कई निर्देशकों ने इसे मंच पर मंचित किया। अगली जो महत्वपूर्ण बात इस नाटक के संदर्भ में है वो ये है कि सुप्रसिद्ध निर्देशक मणि कौल ने 1971 में आषाढ़ का एक दिन पर आधारित एक फिल्म बनाई थी, जिसे उसी आगे चलकर उसी साल कह सकते हैं का सर्वश्रेष्ठ यानी 1971 का ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, जो क्रिटिक अवार्ड होता है, उसके फिल्म फेयर अवार्ड से उसे नवाजा गया था। आषाढ़ का एक दिन महाकालिदास के जीवन पर केंद्रित है, महाकवि कालिदास के जीवन पर केंद्रित है, जो 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच जिनका समय हम मान सकते हैं। इस नाटक का शीर्षक कालिदास की कृति मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से ली गई है। क्योंकि आषाढ़ का महीना उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का आरंभिक महीना होता है, इसलिए शीर्षक का अर्थ है वर्षा ऋतु का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु का एक दिन इस नाटक का शीर्षक है। अपने दूसरे नाटक लहरों के राजहंस की भूमिका में मोहन राकेश ने लिखा कि मेघदूत पढ़ते हुए मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित उस कवि की, जिसने अपनी ही एक अपराध अनुभूति को इस परिकल्पना में ढाल दिया है। मोहन राकेश ने कालिदास की इसी निहित अपराध अनुभूति को आषाढ़ का एक दिन का आधार बनाया है। तो कालिदास की रचनाओं को पढ़ने के दौरान ही कालिदास का जो द्वंद्वग्रस्त व्यक्तित्व है वो गढ़ा गया मोहन राकेश के मन में, और उन्हें ये लगा कि कहीं न कहीं प्राचीन समय का कालिदास और वर्तमान समय का जो रचनाकार है एक ही तरह के द्वंद्व से गुजर रहे हैं। तो इस द्वंद्व से गुजरते हुए जो नया आधुनिक व्यक्तित्व बनता है उसकी रचना वो आषाढ़ के एक दिन में करते हैं। आइए हम नाटक की कथा वस्तु की संक्षेप में चर्चा कर लें। आषाढ़ का एक दिन 3 अंकों का नाटक है। प्रथम अंक में, प्रथम खंड में युवक कालिदास अपने हिमालय में स्थित गांव में शांतिपूर्वक जीवन गुजार रहा है और अपनी कला विकसित कर रहा है, कविताएं लिख रहा है। वहां उसका एक युवती मल्लिका के साथ, जो उसके गांव की युवती है, से उसका प्रेम संबंध भी है। नाटक का पहला रूप बदलता है जब उज्जैनी से कुछ दरबारी कालिदास से मिलने आते हैं और उसे सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में राजकवि का पद ग्रहण करने के लिए की बात कहते हैं। कालिदास असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ उसका सुंदर, शांति और प्रेम से भरा गांव का जीवन है और दूसरी तरफ उज्जैनी के राज दरबार से प्रश्रय पाकर महानता छू लेने का मौका है। मल्लिका तो यही चाहती है कि जिस पुरुष को वह प्यार करती है उसे जीवन में सफलता मिले और वह कालिदास को उज्जैनी जाने की राय देती है।
भारी मन से कालिदास उज्जैनी चला जाता है। नाटक के दूसरे खंड में पता लगता है कि कालिदास की उज्जैनी में धाक जम चुकी है और हर ओर उसकी ख्याति फैली हुई है। उसका विवाह उज्जैनी में ही एक आकर्षक और कुलीन स्त्री प्रियंगु मंजरी से हो चुका है। वहां गांव में मल्लिका दुखी और अकेली रह गई है। कालिदास और प्रियंगु मंजरी अपने एक सेवकों के दल के साथ कालिदास के पुराने गांव आते हैं। कालिदास तो मल्लिका से मिलने नहीं जाता, लेकिन प्रियंगु मंजरी जाती है। वह मल्लिका से सहानुभूति जताती है और कहती है कि वह उसे अपनी सखी बना लेगी और उसका विवाह किसी राज सेवक से करवा देगी। मल्लिका ऐसी सहायता लेने से साफ इनकार कर देती है। नाटक के तृतीय और अंतिम खंड में कालिदास गांव में अकेले ही यादमकता है। मल्लिका तक खबर पहुंचती है कि कालिदास को कश्मीर का राज्य छोड़कर आना पड़ा है या छोड़कर उसने संन्यास ले लिया है। निस्सहाय मल्लिका का जीवन बदल चुका है। वह अब विलोम की हो चुकी है। उसकी एक छोटी सी बेटी है। कालिदास मल्लिका से मिलने आता है, लेकिन मल्लिका के जीवन की इन सच्चाइयों को देख पूरी तरह निराश होकर चला जाता है। नाटक इसी स्थान पर समाप्त हो जाता है। आइए नाटक के अन्य पक्षों पर हम चर्चा करें। नाटक के नामकरण या शीर्षक की चर्चा अगर करें, आषाढ़ का एक दिन नाटक का नामकरण कथा वस्तु के आधार पर ही। कथानक का प्रारंभ और अंत दोनों ही आषाढ़ के दिन ही होते हैं। सारी कथा वस्तु आषाढ़ के एक दिन में सिमटकर आ गई है। यह शीर्षक आकर्षक ही नहीं, सजीव भी है। नाटक के आरंभ में मल्लिका अपनी मां के समक्ष आषाढ़ की प्रथम वर्षा में भीगने के सुख का हृदयग्राह्य वर्णन करती है। उस वर्णन के माध्यम से प्रकृति के साथ ही मल्लिका की विशेषताओं से भी हमारा परिचय होता है। हम जानते हैं कि वह कितनी भावुक है, कितनी प्रकृति प्रेमी है और साथ ही साथ वह कालिदास से प्रेम करती है, इसका पता भी हमें चलता है। नाटक के अंतिम खंड में भी आषाढ़ की वर्षा में भीगकर अपनी सारी थकान मिटाकर कालिदास मल्लिका के पास लौटता है। इस पृष्ठभूमि में नाटक और भी प्रभावी बन पड़ा है। मल्लिका के जीवन में आषाढ़ का दिन एक दिन ही महत्वपूर्ण घटनाओं का कारक रहा है और उसके जीवन की पीड़ा हो या उसके जीवन में जो बदलाव आते हैं, उसकी अभिव्यक्ति मानो इस वर्षा काल में और हृदय विदारक हो उठती है। पहले अंक में ऐसे वर्षा वाले दिन ही मल्लिका कालिदास को स्वेच्छा अपनी इच्छा से अपने से दूर करती है और ऐसे ही एक दिन अंतिम अंक में कालिदास सचमुच उसके जीवन से सदा के लिए निकल जाता है। स्वयं मोहन राकेश ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मुझे वर्षा बहुत प्रिय है और मैं किसी वर्षा के दिन से ही अपने नाटक की शुरुआत अपने लेखन की शुरुआत करना चाहता हूं। यह शीर्षक नाटक की मूल कथा वस्तु और संवेदना को व्यक्त करने में सफल है। इस प्रकार लेखक ने बहुत ही सोच समझकर इसका यह शीर्षक दिया है। वर्षा ऋतु के भीतर एक तरह की पीड़ा का भाव भी है और दूसरी तरफ सौंदर्य भी है और मल्लिका का जीवन मानो इस आषाढ़ के एक दिन के भीतर ही बनता और मिटता रहता है। आइए हम पात्र योजना की चर्चा करें। नाटक में कुल 12 पात्र हैं। कालिदास, मल्लिका और विलोम मुख्य पात्र हैं और अंबिका, मातुल, प्रियंगु मंजरी तथा निक्षेप जैसे पात्र गौण पात्र हैं। कथा कालिदास और मल्लिका के जीवन के इर्द गिर्द रची गई है और इनके जीवन की त्रासदी को और गहराने के लिए अंबिका, विलोम, मातुल, प्रियंगु मंजरी, दंतुल आदि की योजना की गई है। मोहन राकेश ने बड़ी सफलता के साथ इन समस्त पात्रों के चरित्र का निर्माण किया है। मोहन राकेश के पात्र ऐतिहासिक संदर्भ से लिए गए हैं, परंतु वे आधुनिक मनुष्य की चेतना और अंतर्द्वंद की अभिव्यक्ति करते हैं। कालिदास एक भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हैं। मोहन राकेश ने कालिदास को नए ढंग से रचा है, जिसमें मानवीय दुर्बलताएं हैं। वह एक स्वकेंद्रित, भावुक और पलायनवादी व्यक्ति है। मल्लिका इस नाटक की सबसे त्रासद पात्र है, ट्रैजिक कैरेक्टर है। वह भावनामयी, समर्पित प्रेमिका, स्वाभिमानी और विद्रोही प्रकृति की है। इस नाटक का वह केंद्रीय और सर्वाधिक प्रभावशाली पात्र है। जो भी इस नाटक को देखेगा वह मल्लिका के चरित्र को कभी विस्मृत नहीं कर पाएगा। विलोम का चरित्र निर्माण मोहन राकेश की अन्यतम उपलब्धि है। वह कालिदास का विलोम चरित्र अर्थात उल्टा चरित्र है। वह खलनायक लगते हुए भी नायक से अधिक मानवीय है। वह स्पष्टवादी, कटु और व्यवहारिक पात्र है। इसी प्रकार अंबिका ममतामयी मां और व्यवहारिक स्त्री है। मातुल क्रोधी और चापलूस चरित्र का है, तो प्रियंगु मंजरी विदुषी और व्यवहार कुशल स्त्री है। त्रासदी से भरे इस नाटक में
विनोद और हास्य के लिए मातुल के अतिरिक्त रंगिणी संगिनी और अनुस्वार अनुनासिक का चरित्र रचा गया है। अब आते हैं, नाटक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है संवाद या भाषा और कथोपकथन जिसे हम कहते हैं। नाटक संवाद के माध्यम से ही कथा को नाटक में जो कथा आगे बढ़ती है उसका आधार संवाद ही होता है। अतः किसी भी नाटक की सफलता के लिए संवाद योजना का प्रभावपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। संवाद हमेशा पात्रानुकूल होने चाहिए, संक्षिप्त और रोचक होने चाहिए। मोहन राकेश के नाटक इस दृष्टि से अत्यंत सफल रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन की संवाद योजना की दृष्टि से अगर हम चर्चा करें तो यह नाटक बहुत प्रशंसित रहा है। संवाद की भाषा को इस तरह रचा गया है कि वह कालिदास कालीन ऐतिहासिकता की भी अभिव्यक्ति करता है और साथ ही साथ वर्तमान काल की चेतना भी व्यंजित होती है। अर्थात भाषा आपको आज भी समझ में आती है, लेकिन उसमें कुछ प्राचीनता का तत्व भी दिखाई देता है। संवाद पात्रों के युग, प्रवृत्ति और सामाजिक स्तर के अनुरूप है। कालिदास और मल्लिका के संवाद में भावुकता है, तो प्रियंगु मंजरी और उज्जैनी के अधिकारियों की भाषा में आभिजात्य झलकता है। विलोम मातुल की भाषा में ग्राम्यता की झलक मिलती है। संवाद संक्षिप्त और समयानुकूल है। कहीं कहीं कालिदास और मल्लिका के संवाद थोड़े लंबे अवश्य हैं, परंतु वह भी नाटक के घटनाक्रम में आवश्यक है तथा नाटक की गति को बोझिल नहीं करते, अपितु जो दर्शक है उस वक्त और सजग होकर उनकी बातों को सुनता है। स्वगत कथन की योजना, स्वगत मतलब जहां पर पात्र अपने से बात करे। स्वगत कथन की योजना भी सुंदर है और उसी के माध्यम से हम पात्रों के अंतर द्वंद्व से परिचित होते हैं। इस नाटक की भाषा और संवाद योजना मंचानुकूल है, यानी मंच पर खेलने के अनुकूल है और इसी कारण यह सफलता से मंचित किया जाता रहा है। आइए आगे हम चर्चा करते हैं कि इस नाटक में मंचीयता के तत्वों का निर्वाह किस प्रकार किया गया है। किसी भी नाटक की सफलता की कसौटी उसकी सहजता से मंचस्थ किए जाने से निर्धारित होती है। इस दृष्टि से मोहन राकेश का यह नाटक मंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया है। नाटक के प्रत्येक अंग से पूर्व मंच सज्जा का निर्देश है। अत्यंत बहुत कम साजो सामान के साथ यह नाटक मंच पर खेला जा सकता है। नाटक के हर अंक को एक ही पृष्ठभूमि पर खेला गया, अर्थात एक ही सीन है, बस थोड़े से बदलाव है उसमें, केवल थोड़े परिवर्तन के साथ वर्षों के अंतराल को दिखाया गया है। नाटक में संकलन त्रय, यह नाटक का एक तत्व होता है जिसमें काल, स्थान और कार्य की अनुमिति दिखाई जाती है, यानी इनके बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जिस काल की रचना है, जिस स्थान पर उसको दिखाया जा रहा है और जो कार्य घटित हो रहा है, और इसका निर्वाह भी हम इस नाटक में देखते हैं कि बड़ी सफलता के साथ नाटककार ने किया है। पात्रों की संख्या भी सीमित है और कम पात्र होने पर मंच पर उसे दिखाना आसान होता है और नाटक बोझिल नहीं होता, जिससे मंच पर सुव्यवस्था रहती है। पात्रों के संवाद संक्षिप्त, सरल और चुस्त हैं तथा अभिनय की दृष्टि से भी यह नाटक सफल रहा है। इस नाटक का मंचन बार बार होता रहा है। भारत के प्रसिद्ध रंग निर्देशकों के साथ ही आम स्कूल कॉलेज में भी यह नाटक लगातार मंचित होता रहा है। आइए अंत में हम इस नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हैं कि इस नाटक को लिखने के पीछे मोहन राकेश का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के नाटक साहित्य का प्रारंभिक चरण है। यह नाटक संत्रास, द्वंद्व और अस्तित्व का नाटक होते हुए भी मनुष्य की कोमल कांत अनुभूतियों की फुहारों का नाटक है। तो वास्तविकता, यथार्थ की बात तो लेखक अंत में करता तो है, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य की भावुकता की बात भी बड़े विस्तार से इसमें की है, जिसके प्रतिनिधि पात्र स्वयं मल्लिका है और कालिदास भी है। इस नाटक में परिस्थिति जन्य दशाओं का चित्रण मल्लिका, कालिदास और विलोम के माध्यम से हुआ है। उनकी विडंबना और द्वंद्व को तीव्र करने के लिए प्रियंगु मंजरी, अनुलोम विलोम तथा अन्य राजकर्मचारियों के क्रियाकलाप उद्दीपक का कार्य करते हैं। आषाढ़ का एक दिन की प्रत्यक्ष विषय वस्तु कालिदास के जीवन से संबंधित है, किंतु मूलतः वह उसके प्रसिद्ध होने से पहले की उसकी प्रेमिका मल्लिका की कहानी है, जो न केवल उससे एक कवि के रूप में प्रेम करती है, बल्कि उससे महान बनते हुए भी देखना चाहती है। इस नाटक में एक ओर कालिदास और मल्लिका के प्रेम की कहानी है, तो दूसरी ओर इच्छा और समय का द्वंद्व भी है। समय किसी का इंतजार नहीं करता और प्रेम भी समय के साथ जीवन की कठोर परिस्थितियों से टकराकर समाप्त हो जाता है। प्रेम गाथा से अधिक इसमें समसामयिक संदर्भों का उद्घाटन हुआ है। प्रथम अंक की प्रमुख घटना है कालिदास का उज्जैनी चले जाना, दूसरे अंक में ग्राम आकर मल्लिका से न मिलना
और तीसरे अंक में मल्लिका के पास आकर भी परिस्थिति में बदलाव की वजह से वापस लौट जाना। वास्तव में यह मनुष्य की उस परिणति की कथा है जहां इच्छाओं का द्वंद्व उसे बराबर इच्छित वस्तु से के केंद्र से दूर लौट जाने को मजबूर करता है। किस प्रकार कालिदास जो है अपनी इच्छा के द्वंद्व के कारण ठीक से समझ भी नहीं पाता कि उसके जीवन में किस चीज का महत्व अधिक है, और जिसका अधिक महत्व है वहां तक लौटते लौटते वो बहुत देर करता है और लौट कर भी वो सही निर्णय नहीं ले पाता। इस कथा के माध्यम से राकेश जी ने अनेक समस्याओं को उभारा है। साहित्यकार के व्यक्तित्व, विभिन्न सामाजिक राजनैतिक दबाव, उसकी आशाएं आकांक्षाएं, सत्ता का सुख दुख और उसकी परिणति, इन सबका साहित्यकार और उसके परिजनों पर पड़ने वाला प्रभाव, इन समसामयिक समस्याओं को प्रच्छन्न रूप से नाटक में उभारा गया है। राज्य सत्ता और वहां का वातावरण एक सृजनशील कलाकार की प्रतिभा को किस प्रकार कुंठित कर देता है, यह इस नाटक में बड़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है। अपनी जड़ों से उखड़कर उसका पनपना कितना कठिन है, परंतु आर्थिक अभाव और सम्मान पाने की चाह उसे मजबूर करती है। भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति की इच्छा करना सहज स्वाभाविक है, परंतु यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, यह बताना लेखक का उद्देश्य रहा है। आधुनिक जीवन में भी मनुष्य की नियति भी इसी प्रकार द्वंद्वग्रस्त है और वह यथार्थ और आदर्श के द्वंद्व में तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। नाटककार की जीवन दृष्टि यथार्थवादी है। मल्लिका के जीवन की स्थिति से ही सिद्ध होता है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भावना से नहीं हो सकती है। अंबिका और विलोम की यथार्थ केंद्रित दृष्टि ही सत्य सिद्ध होती है। मल्लिका भावना में बहकर अपने जीवन का एक तरह से कह सकते हैं कि विनाश करती है, जबकि अंबिका और विलोम के द्वारा लगातार उसे सतर्क करने पर भी वह स्थिति को नहीं समझती, किंतु अंततः उसे यथार्थ के समक्ष समर्पण करना ही पड़ता है। कालिदास अंत तक भावना में ही बहता रहता है और अंत तक यथार्थ को स्वीकार कर लेने का साहस उसके भीतर नहीं होता। अंततः हम कह सकते हैं कि मोहन राकेश ने अपने इस नाटक के माध्यम से आधुनिक मानव के जीवन के द्वंद्व और संघर्षों को रूपायित किया है। धन्यवाद।